हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे नया चैप्टर जो है एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, हेडिंग लगाया हुआ है एटॉमिक न्यूक्लियस। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन। फटाफट ही देखते हैं उसको। ठीक है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सर, इंट्रोडक्शन में हमको क्या सीखना है? बहुत इजी, हेनरी बेक्यूरेल का कुछ छोटा सा कहानी देखना है। सर क्या कहानी है बताइए? तो एक साइंटिस्ट है हेनरी बेक्यूरेल। हेनरी बेक्यूरेल। सर ये हेनरी बेक्यूरेल ने क्या किया था सर, बताइए थोड़ा। तो ध्यान सुनो, हेनरी बेक्यूरेल जो है वो एक जो है यूरेनियम का सॉल्ट से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सर किस टाइप का एक्सपेरिमेंट? यूरेनियम का सॉल्ट के ऊपर एक्सरे मार रहा था भाई बैठ के। समझ में आ रहा है? बहुत ही एकदम अव्वल नंबर का आदमी था ये। सर क्या कर रहा था? ही वॉज experimenting with uranium salt and x-ray। वो क्या कर रहा था? यूरेनियम सॉल्ट लेके उसके ऊपर एक्सरे मार रहा था भाई। ठीक है, तो क्या हुआ? तो he observed that radiation is being emitted फ्रॉम यूरेनियम सॉल्ट। उसने देखा कि वहां से जो है यूरेनियम सॉल्ट से रेडिएशन इमिट हो जा रहा है भाई। ठीक है सर, रेडिएशन इमिट हो जा रहा है। हाँ, और वो एकदम से खड़ा होके एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से बोला कि हाँ भाई ये रेडिएशन इमिट हो रहा है, हमने जानबूझ के किया है, एक्सीडेंटली हुआ था। समझ में आया? हीरो बनने का कोशिश कर रहा था क्या ये? चलो नाटक कर रहे थे। ठीक है, चलो। ही वॉज एक्सपेरिमेंटिंग विथ यूरेनियम सॉल्ट एंड एक्सरे। तो अचानक क्या हुआ? अचानक ये हुआ कि वहां से क्या हुआ? रेडिएशन निकलने लग गया, है ना, एक्सीडेंटली। तो उसने क्या किया? द रेडिएशन, फटाफट हम लोग ने पूछा उससे कि भाई साहब यहाँ से तो रेडिएशन निकल रहा है, कुछ बताइए इसके बारे में। तो बोला हाँ मैं यहाँ का एक्सपर्ट हूँ, मैं तुमको बताऊंगा इसके बारे में। तो उसने बोला द रेडिएशन विच इज बीन इमिटेड is similar to एक्सरे। अब उसको कुछ आता जाता नहीं था शायद, तो उसे जो नाम याद था एक्सरे वही चेप के चला गया उधर से। समझ में आएगा तुमको? तो बहुत सिंपल कहानी है। जो हेनरी बेक्यूरेल है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था यूरेनियम सॉल्ट पे एक्सरे मार के, तो वहाँ से रेडिएशन निकलने लग गया। तो लोगों ने पूछा भाई बताओ कुछ इसके बारे में। तो उसने बोला कि ये जो रेडिएशन निकला है वो एक्सरे जैसा ही है, और झोला लेके चल गया भाई। कुछ ज़्यादा बताया ही नहीं। उससे पहले कि हम कुछ क्वेश्चन पूछते वो ज्ञान पेल के झोला लेके निकल गया वहाँ से। समझ में आया? ठीक है सर, समझ में आया। आगे बढ़िए। अब फिर क्या हुआ? बहुत मतलब उसके बाद क्या हुआ? ऐसा ही कुछ हादसा हुआ एक लेडी साइंटिस्ट से जिसका नाम है मैरी क्यूरी, वन ऑफ द लेजेंड लेडी साइंटिस्ट भाई, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो मैरी क्यूरी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी पिच ब्लेंड से। पिच ब्लेंड, सर ये पिच ब्लेंड क्या है सर? कुछ नहीं है भाई, पप्पा है यूरेनियम का, ओर ऑफ यूरेनियम। ठीक है सर। तो पिच ब्लेंड के साथ कुछ किया जा रहा था, तो उन्होंने भी ऑब्जर्व किया कि पिच ब्लेंड से भी रेडिएशन निकल जा रहा है ना। इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट रेडिएशन was emitted from pitch blende। और फिर फटाफट मैरी क्यूरी ने फटाफट नाम दे दिया। हाँ भाई, ये जो रेडिएशन निकल रहा है इसको हम कुछ नाम देंगे, इसको हम बोलेंगे दिस फिनोमिना इज नोन एज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो फटाफट उन्होंने नाम दे दिया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हु हैज गिवन द टर्म नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से तुमको मैरी क्यूरी को मार्क करना है और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है। क्या इतना याद आ गया तुमको? हाँ सर। तो कहानी क्या है? मैरी क्यूरी एक्सपेरिमेंट हो जा रहा था पिच ब्लेंड के साथ कुछ, है ना। तो वहां पर भी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेडिएशन निकल जा रहा है। क्या निकल जा रहा है भाई? सर जी रेडिएशन निकल जा रहा है।
ठीक है, और फटाफट रेडिएशन निकलते ही उन्होंने बोला हम फर्स्ट, और नाम दे दिया नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो हु हैज़ गिवन द टर्म नेचुरल रेडियो एक्टिविटी? तो इट्स नन अदर देन मैरी क्यूरी, द लेजेंड लेडी साइंटिस्ट। समझ में आया तुमको? हाँ सर, आगे बढ़िए सर। और ऐसा नहीं कि वो अकेले करी है, उनका जो हस्बैंड है पेरी क्यूरी, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया, लेकिन जो लेजेंड है वो लेजेंड है, मैरी क्यूरी का नाम लिया जाता है क्योंकि सी वॉज द मतलब क्या बोलते हैं, लीडर बोल सकते हैं, लीडर टाइप का वही थे जिन्होंने भी किया, वो हेल्पर था हस्बैंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट, दिस फिनोमिना इज नॉन एज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। आगे क्या इतना ही बात बोल के वो वहां से भी झोला लेके निकल गई? नहीं, तीन चार बातें और बता के गई है। क्या उन्होंने बताया कि दिस फिनोमिना, दिस इज न्यूक्लियर फिनोमिना। न्यूक्लियर फिनोमिना मतलब भाई, न्यूक्लियर फिनोमिना मतलब ये जो भी तामझाम हो रहा है, जो भी रेडिएशन निकल रहा है ना, वो न्यूक्लियस से निकल रहा है, ये बता के गई है। बहुत ही बढ़िया है ना। तो हमको क्या पता चला, ये जो है न्यूक्लियर फिनोमिना है, मतलब दिस रेडिएशन इज बीन इमिटेड आउट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है सर। दूसरा क्या बताया उन्होंने बताया दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जो अपने आप होता है, हमको उसमें कोई मतलब अपने तरफ से कुछ काम करने का दरकार नहीं है, वो अपने आप होता है। रेडिएशन कैसे निकलता है? अपने आप निकलता है। ठीक है, ऑन इट्स ओन। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को अगर हम बढ़िया ब्रिटिश लैंग्वेज में बोले तो हम बोलते हैं ऑन इट्स ऑन, है ना। माई इंग्लिश बेटर देन ब्रिटिश, ऐसा कुछ। ऑन इट्स ऑन, अपने आप होता है। ठीक है सर। तो ये हमने इंट्रोडक्शन को बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया। अब ध्यान से सुनो, क्या बोला कि अरे यार ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यहाँ से क्या निकलता है सर जी? रेडिएशन निकलता है। और ये जो रेडिएशन निकल रहा है ना, ये जो भी रेडिएशन का बात चल रहा है, रेडिएशन जो भी रेडिएशन का बात चल रहा है, ये जो रेडिएशन है वो तीन टाइप का होता है। एक अल्फा रेडिएशन, एक गामा रेडिएशन, एक बीटा रेडिएशन। ठीक है, ये जो तीन रेडिएशन है वो इमिट होता है। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन चलो अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम क्या करेंगे, रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करेंगे। ठीक है सर, मिटना कहाँ है भाई। चलो अब करते हैं रेडियो एक्टिविटी का डेफिनेशन। रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी को हम कैसे करके डिफाइन कर सकते हैं भाई? रेडियो एक्टिविटी क्या है? एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर क्या होता है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन क्या होता है, इमिट होता है ना। तो यहां हम क्या लिखेंगे, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना। रेडियो एक्टिविटी क्या है? न्यूक्लियर फिनोमिना। कैसा न्यूक्लियर फिनोमिना? न्यूक्लियर फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड, शॉर्टकट में नहीं लिखेंगे, एंड गामा रेडिएशन फ्रॉम, कहां से भाई, कहां से? फ्रॉम द न्यूक्लियई ऑफ हेवियर element whose atomic number is greater than 82। बस, क्या तुमको समझ में आया? वही तो हम बात डिस्कस कर रहे थे कब से। सर क्या डिस्कस कर रहे थे, हमको कुछ पता ही नहीं। अरे भाई, हम डिस्कस कर रहे थे ना कि ये जो न्यूक्लियर फिनोमिना है, इसका मतलब जो रेडियो एक्टिविटी है, इसका मतलब क्या है? रेडिएशन का निकलना। और कहाँ से निकलता है? न्यूक्लियस से निकलता है। तो वही लिखा हुआ है, देखो, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना। कैसा फिनोमिना है बट्टा? ओ बट्टा, टोपा ही बैठे हो क्या उधर में? देखो भाई, सर न्यूक्लियर फिनोमिना है ना, ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ, कौन निकलता है? अल्फा बीटा एंड गामा। कहाँ से निकलता है? न्यूक्लियाई। किसका न्यूक्लियाई? ऑफ हैवियर एलिमेंट। ये थोड़ा याद करने वाला चीज है। तो ये डेफिनेशन से हमको एक नया, अरे सब तो आता था हमको, ये भी आता था कि रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फिनोमिना है, मैरी क्यूरी ने बताया। हाँ सर,
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो भी हमको किसने बताया है, मैरी क्यूरी ने बताया। और क्या क्या निकलता है, अल्फा बीटा एंड गामा, वो तो मैंने तुमको बताया था पिछले। हाँ सर, कहाँ से निकलता है, न्यूक्लियस से निकलता है। लेकिन ये एक नया इन्फॉर्मेशन है कि हैवियर एलिमेंट से निकलता है। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी होता है ना, रेडियो एक्टिविटी वो कहाँ पर होता है, हैवियर एलिमेंट में, हैवियर एलिमेंट में होता है, लाइटर एलिमेंट में नहीं होता है। लाइटर एलिमेंट में रेडियो एक्टिविटी नहीं होता है। और हैवियर एलिमेंट माने क्या है सर, जिसका एटॉमिक वेट 82 से ज़्यादा हो, जिसका एटॉमिक वेट क्या हो, 82 से ज़्यादा, उसको हम हैवियर एलिमेंट बोलते हैं। व्हाट इज हैवियर एलिमेंट, एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 82। क्या तुमको समझ में आया ये पूरा तामझाम? हाँ सर, अगर तुमको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया तो जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और सीखेंगे वहां पर नेचर ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, चलो, मतलब थोड़ा अल्फा बीटा गामा का इंफॉर्मेशन देता हूं तुमको। चलो जी चलो, तो है इंफॉर्मेशन अबाउट या फिर इंफॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। सर क्या क्या इंफॉर्मेशन देंगे सर, थोड़ा बताइए हमको। बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन है। एक बार अल्फा का देख, खाली इन्फिनिटी बन जा रहा है, अल्फा बीटा एंड गामा, इसको बोलते हैं सर ये अल्फा। सर हम अल्फा है सर? नहीं सर, हम तो सिग्मा है। अभी तो अल्फा सिग्मा ये सब तो ग्रीक नाम का तो हमने क्या कवाड़ा कर दिया है भाई। चलो इधर बेटा हो। सर बेटा तो मेरा दोस्त है सर, है ना भाई, लड़का लोग समझ गया होगा, बेटा तो मेरा दोस्त है, हम पापा है। चलो आगे बोल, मैं इस दुनिया का पापा हूँ, ऐसा ही बोलता है। कौन बोलता है बताओ? मैं इस दुनिया का पापा हूँ। चलो, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा यहाँ पर पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ अल्फा। अल्फा कैसा सर? बहुत अच्छा आदमी है सर, ऐसा वाला नेचर नहीं, ठीक है। तो देखो, ये जो अल्फा होता है ना भाई, वो होता है डबली चार्ज हीलियम, ठीक है। अगर मेरे भाषा में अगर मैं तुमको बताऊं तो हीलियम को मैं बोलता हूं टकला हीलियम, सॉरी अल्फा को मैं बोलता हूं टकला हीलियम। सर कैसे बताइए सर? देखो भाई, देखो जब हम हीलियम बोलते हैं तो हीलियम को ऐसे करके बनाया जाता है क्या? हाइड्रोजन हीलियम 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है उसमें। अरे यार, हीलियम, इसको हीलियम एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास कितना होता है भाई? सिर्फ 4 होता है सर, 4, है ना। चलो अब देखो, अगर यहां से मैं दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दूं इसको, तो क्या हो जाएगा इसका? सर टकला हो जाएगा। सर काहे कर रहे हैं सर? करना पड़ता है भाई, देखो पापी पेट का सवाल है, तो टकला हो गया सर, कुछ नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और जब ऐसे अल्फा पार्टिकल बहुत सारा जा रहा हो तो हम उसको बोलते हैं अल्फा रे, ठीक है। तो अल्फा रे मतलब कुछ नहीं है, इसी को हम अल्फा रे बोलते हैं, जो क्या है, हीलियम के पास डबल चार्ज। सर ये 2+ कैसे हो गया सर? हमको नहीं समझ में आ रहा है सर, हमारा तो दिमाग ही फटे जा रहा है सर। ऐसा कुछ हो रहा है क्या तुम्हारे साथ? तो देखो, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो, अगर मैं तुमको नॉर्मल बताऊँ ना, अरे यार ये तो 1 शॉट वीडियो है, चलो बता देता हूँ। देखो नॉर्मली यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होता है? 2। अरे यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाँ सर, अगर मैंने यहाँ से दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 2 ही रहेगा ना। तो किसने जीता? प्रोटॉन। कितना गोल से? 2 गोल से, तो इसीलिए +2 हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। बीटा कौन होता है भाई? तो अल्फा कौन होता है? यहाँ पर मेन लिख देता हूँ, ठीक है। मेन यहाँ पर लिख देता हूँ, डबली चार्ज, बबली हो जाएगा भाई, डबल चार्ज हीलियम लिख देते हैं। हीलियम विथ +2 चार्ज,
इज अल्फा पार्टिकल। ओ भाई समझे कि नहीं समझे? हाँ सर हम एकदम टोपा नहीं है सर, समझते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बीटा कौन है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। सर जी क्लास 9 में हमने सीखा था कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को कैथोड रे भी बोला जाता है, कैथोड पार्टिकल। हम मानते हैं भाई कैथोड भी क्या होता है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। लेकिन दोनों का पैदाइश अलग होता है। ये पैदा कहाँ होता है? ये प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियस। अरे यार ये न्यूक्लियस से निकलता है सीधा सीधी। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है? न्यूक्लियस से। सर न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल गया? जैसे कि तुम्हारे घर से अगर बंदर निकल गया तो तुम शॉक होगे कि नहीं होगे? बताओ। तुम्हारे घर के अंदर से बंदर निकला तो तुम क्या, हाँ निकलता है हमारे घर से बंदर, रोज निकलता है, ऐसा बोलोगे कि बोलोगे हमारे घर से बंदर निकल गया? तो ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से निकलता है? न्यूक्लियस। शॉक लगा तुमको? हाँ तुम्हारा पेरेंट्स को शॉक नहीं लगेगा क्योंकि वो तो हर रोज निकलता है। तुम नहीं समझ में आया जोक, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे तुम ही तो एक बंदर हो, घर से निकलते हो ना, तो पेरेंट्स दिखता है तुम्हारा, शॉक नहीं होता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। गामा। सर गामा क्या है? एनर्जी है बस। ठीक है सर वापस आइए। नेचर में हमने सीखा अल्फा क्या है? डब्ली है ना, +2 हीलियम विथ +2 चार्ज इज नॉन एज अल्फा। बीटा कौन है सर? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ से प्रोड्यूस हुआ हो? न्यूक्लियस से प्रोड्यूस हुआ हो सर। गामा मतलब क्या है? गामा इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी है सर, एनर्जी। ठीक है चलो आगे दूसरा करते हैं। दूसरा चार्ज का कंपैरिजन करते हैं। चार्ज, अरे क्या ही कंपैरिजन करना, ये पॉजिटिव चार्ज का होता है, ये नेगेटिव चार्ज का होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। ठीक है हाँ सर ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देता हूँ, नेचर खत्म हो गया। चलो नेचर खत्म हुआ, चार्ज खत्म हुआ, मास को करते हैं। मास। सर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बताइए सर, थोड़ा मजा आ जाना चाहिए। तो इसका जो मास है 6.69 इंटू 10⁻27 kg, इतना कुछ होता है इसका मास अल्फा का। और जो बीटा का होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, लगभग इतना होता है ना। एक्यूरेट नहीं मालूम मेरे को, देखना एक बार, बुक में लिखा होगा, देखना एक बार ठीक है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है यही एक्यूरेट है बढ़िया तरीके से। ठीक है तो ये भी मान लेते हैं इसका जो मास होता है, मास इज नेग्लिजिबल। सर काहे नेग्लिजिबल? अरे देखो ना बहुत कम है भाई, बहुत ही कम, बहुत ही कम। ठीक है सर, और हमने सीखा था क्लास 9 में भी हमने सीखा था कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या भाई? हाँ, जो 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 इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। इसीलिए तो तुमने सीखा होगा मास नंबर का फॉर्मूला, मास नंबर इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये सीखा था। अरे एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, और जब हम एटम का मास करते हैं, है ना, तो एटम में कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। और अगर हमें एटॉमिक मास निकालना है, मतलब मास नंबर निकालना है, तो इसका मास ऐड करो, इसका मास ऐड करो, इसका मास ऐड करो, जो टोटल मास निकलेगा वही तो होगा मास नंबर। लेकिन फिर बोला जाता है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? नेग्लिजिबल, इसको 0 मान लिया जाता है। तो फॉर्मूला हो जाता है मास नंबर इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्या ये तुमने सीखा था कि नहीं सीखा था? तो मेन फॉर्मूला तो ये है, एटॉमिक मास इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन असली का फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए P + N + E, लेकिन E को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं
इलेक्ट्रॉन का मास को हम नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम होता है। ठीक है, चलो जो मुझे जो कहना था वो मैंने बोल दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सिलेबस में नहीं है तो मिटा देता हूँ इसको, क्लास 9 का सिलेबस में था। ठीक है, लेकिन हाँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। और गामा का तो कुछ मास ही नहीं होता है भाई, नो मास। सर क्यों नो मास? अरे एनर्जी है तो एनर्जी का कोई मास होगा क्या? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मास भी हो गया। अब दूसरा करते हैं पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर। अब देखो ये 2 क्वेश्चन तो हर बार पूछ रहा है, पता नहीं क्या ही लगाव है ये 2 क्वेश्चन से WB बोर्ड वालों को, है ना। मैं भी शौक हूँ भाई, हमेशा कुछ क्वेश्चन नहीं मिलता है ये दोनों घुसा देता है। कौन सा? पेनिट्रेशन पावर एंड आयनाइजिंग पावर। पेनिट्रेशन पावर एंड आयनाइजिंग पावर। तो यहां पर मैं बता देता हूं, अल्फा का जो आयनाइजिंग पावर पेनिट्रेशन पावर है बहुत ही लीस्ट होता है, कम, बहुत ही कम। बीटा का थोड़ा ज़्यादा होता है और गामा का बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट पेनिट्रेशन। और इसका बीच का है ना, बिटवीन अल्फा एंड गामा। ठीक है, अगर हम एल्यूमिनियम का सीट को रखें ना, एल्यूमिनियम का सीट को रखें तो ये 0.1 mm एल्यूमिनियम ऑफ सीट को पेनिट्रेट कर सकता है। ये जो अल्फा रे है भाई, यहाँ पर कौन है भाई? अल्फा रे जो है वो 0.1 mm का एल्यूमिनियम शीट को वो कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। ये 1 सेंटीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम को क्या कर सकता है? पेनिट्रेट कर सकता है, शीट, एल्यूमिनियम शीट। और ये तो 100 सेंटीमीटर को कर सकता है भाई, हाईएस्ट है। लेकिन ये सब क्वेश्चन में नहीं पूछता है, तुमको बस यही पूछता है कि कंपेयर करो अल्फा बीटा गामा में किसका पेनिट्रेशन पावर हाईएस्ट है और किसका पेनिट्रेशन पावर बहुत कम। और दूसरा आयनाइजिंग पावर, आयोनाइजिंग पावर, आयनाइजिंग पावर। अब देखो इसका लीस्ट है तो यहां पर मोस्ट होगा, बस खत्म, हाईएस्ट बोल दो इसको। आयनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा इज हाईएस्ट और इसका लीस्ट होता है, इसका लीस्ट होता है। ठीक है, ठीक है सर। और इसका बिटवीन अल्फा एंड गामा। ठीक है, तो हमारा ये जो है इंफॉर्मेशन अबाउट अल्फा बीटा एंड गामा वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट हुआ। अगर तुम्हें इतना आता है ना, आराम से कोई भी क्वेश्चन को हैंडल कर ले जाओगे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लोगों को ना कंफ्यूज हो जाता है कि एरो किस तरफ देना है। ठीक है, तो पेनिट्रेशन पावर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर माने क्या है? इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए, बढ़ते हुए, बढ़ते हुए। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए, मतलब पहले बहुत छोटा वाला, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बहुत है बड़ा है, ऐसा। इसको बोलते हैं बढ़ते हुए, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसका होता है? गामा, उसके बाद कम बीटा, उसके बाद अल्फा। तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग याद करना, इंक्रीजिंग में जो बड़ा वाला मुंह हो ना वो इस तरफ होता है। जैसे कि इंक्रीजिंग मतलब इस साइड छोटा, इस साइड बड़ा, तो ये बड़ा वाला मुंह इस साइड होना चाहिए, इस साइड कम थी। तो इसको डिक्रीजिंग में, डिक्रीजिंग मतलब क्या है? डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए जाना। डिक्रीजिंग मतलब क्या है? डिक्रीजिंग मतलब क्या है? घटते हुए, घटते हुए, घटते हुए मतलब घटते हुए। तो पहले सबसे बड़का होगा, फिर थोड़ा सा छोटा और फिर बहुत ही छोटा, घटते हुए जाएगा। तो घटते हुए जाएगा ना, तो देखो इस तरफ बड़ा है तो बड़ा मुंह इस तरफ होना चाहिए, तो सबसे बड़ा होगा गामा, क्योंकि पेनिट्रेशन पावर सबसे बड़ा गामा का होता है, उसके थोड़ा कम बीटा होता है, बहुत ही कम अल्फा होता है। तो ऐसे करके करना है, ठीक है। ये पहले मैं नहीं बताता था, लेकिन क्या हुआ स्कूल में मैंने देखा हालत स्टूडेंट लोग का, इंक्रीजिंग बोलता हूँ तो कोई इस तरफ कर देता है, कोई ऊपर ही कर देता है, कंफ्यूज होता है, कोई कॉमा ही लगा देता है। ठीक है, ये तो बचपन में सिखाया जाता है ना भाई, इसलिए नहीं सिखाता था। लेकिन जब मैंने देखा हालत लोगों का भाई, ठीक है, ज़िंदगी ख़राब है भाई। चलो देखो, ठीक है, शायद तुमको समझ में आया।
आयनाइजिंग का नहीं करूँगा, ठीक है, तो समझ जाना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू नो द चार्ज ऑफ रेडिएशन। सर रेडिएशन का चार्ज कैसे पता करें सर? अरे पढ़ के पता करो भाई, बुक है उसमें लिखा हुआ है कि अल्फा पॉजिटिव चार्ज है ना, गामा जो है उसका कोई चार्ज नहीं होता है, और जो बीटा है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जब बुक नहीं था है ना, तो सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट करके ही निकाला है। तो देखो ध्यान से, तो क्या किया, कुछ नहीं है भाई, ऐसा रखते हैं, लिड बॉक्स को रखते हैं, ठीक है, ये क्या है, लिड बॉक्स है ना, उसमें रखा जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है सर। अब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या होगा, रेडिएशन निकलेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, कुछ चार्ज प्लेट को इस तरफ रख देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और इस तरफ नेगेटिव चार्ज। तो दो चार्ज प्लेट को हमने रखा, तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व हुआ, ये देखो एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके निकाला है। तो ऐसा करने से ये ऑब्जर्व हुआ कि जो गामा रे है वो तो सीधा, इसका जो ओपनिंग है वो बहुत छोटा है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो गामा रे निकला है ना, वो एकदम सीधा चला गया, ऐसे करके सीधा, छोटा सा रास्ता है निकलने का, तो ये सीधा निकल गया, गामा एकदम सीधा निकल गया। इससे क्या पता चला हमको, इससे ये पता चला कि ये जो गामा है इसका कोई चार्ज वार्ज नहीं है, इधर उधर डिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, नो चार्ज, ठीक है। अब फिर जब अल्फा निकलेगा, जब यहां से अल्फा को रेड कर देते हैं, ठीक है, जब यहां से अल्फा निकलेगा, तो किस तरफ जाएगा, अल्फा जाएगा नेगेटिव की तरफ, क्योंकि जो ऑपोजिट चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। तो जो अल्फा है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होएगा ना, तो इस तरफ बेंड होते हुए दिखा हमको, ऐसे। अल्फा किस तरफ गया, अल्फा वॉज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, सॉरी नेगेटिव प्लेट, ठीक है सर। अब ये सर ये बीटा का क्या हुआ सर, बीटा जो है वो एकदम से इस तरफ, क्योंकि बीटा जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तो जो ये निकला ये इस तरफ बेंड हो गया बीटा, ठीक है सर। तो बीटा वॉज डिफ्लेक्टेड, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, ठीक है सर। अब यहां से जो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन निकल के आता है वो ये है कि कौन ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है, बीटा ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है कि अल्फा रे जो है ज़्यादा, अल्फा रेडिएशन ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है। तो इसका आंसर बहुत ही खूबसूरत है, बीटा। देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम में भी ऐसा ही बनाया है ना, ठीक है। तो बीटा रेडिएशन इज डिफ्लेक्टेड मोर, ठीक है, बीटा रेडिएशन जो है डिफ्लेक्टेड मोर, क्यों, वाई? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, एज इट हैज नेग्लिजिबल मास, बस मास ही नहीं है भाई। जैसे कि तुमने देखा होगा, अगर तुम्हारा कोई दोस्त है सुकटा सा है ना, ऐसा सुकटा सा दोस्त है, तो तुम उसका मजाक उड़ाते होगे, क्या बोल के कि हवा आएगा तो तुम्हें उड़ा के ले जाएगा, बोलते हो क्या भाई? तो ऐसा ही है, ये जो बीटा रेडिएशन है उसको हवा ही उड़ा के ले जाता है। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आराम से उड़ा के ले जाएगा उसको, क्योंकि उसका कोई मास ही नहीं है भाई, फास्ट मूविंग है लेकिन कोई मास ही नहीं है, तो आराम से उसको डिफ्लेक्ट करा देता है, ठीक है। शायद तुमको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमको क्या सीखना है, वही जो एग्जाम में पूछता है हमेशा। क्या पूछता है सर? देखो क्या पूछता हमको कि अल्फा डीके हो गया, बीटा डीके हो गया, गामा डीके हो गया, यही पूछता रहता है। तो इसी को सीखेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे बीटा डीके। तो बीटा डीके क्या होता है, ठीक है।
बीटा डीके, बीटा डीके। देखो अगर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो, ठीक है, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कोई भी क्या हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अगर वहां से बीटा डीके हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है, इफ इट अंडरगो बीटा डीके, तो बस हमको क्या करना है, उसका मास नंबर से, इफ इट अंडरगो बीटा डीके, मास नंबर will be decreased by 4 and atomic number will be decreased by 2। बस ये याद रखना है। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो पहले एक जनरल बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका मास नंबर है A और एटॉमिक नंबर है Z, ठीक है। नीचे वाला Z जो है वो एटॉमिक नंबर होता है, A जो होता है वो क्या होता है, मास नंबर। अगर यहाँ पर हम बोलें कि अल्फा डीके हो रहा है, ठीक है, इट इज अंडरगोइंग अल्फा डीके, अल्फा डीके, तो अल्फा डीके मतलब क्या है, अल्फा डीके मतलब वहां से अल्फा निकल गया है। अरे यार, अल्फा डीके मतलब यहाँ से अल्फा निकल गया है, तो यहाँ से अल्फा निकल गया मतलब यहाँ से कौन निकल गया, हीलियम निकल गया, ठीक है। तो माइनस हीलियम करते हैं, और हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 होता है और इधर में 4, तो इसका जो आंसर मिलेगा A -4, क्योंकि ये तो यहाँ से निकल गया ना, जैसे कि ये 5 है, ठीक है, 5 में से अगर 1 निकल गया तो आंसर क्या आएगा 4, 5 में से 1 निकल गया, तो सेम थिंग यहाँ से ये निकल गया, तो इसका जो आंसर होगा A -4 और ये Z -2, और यहाँ पर कोई दूसरा एलिमेंट बनेगा, ठीक है। समझ में आया तुमको? हाँ सर समझ में आया सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं बहुत बढ़िया, ठीक है। 23892, तो 23892 यूरेनियम है। अगर ये अल्फा डीके होगा तो क्या होगा, इसका जो है ना उधर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, तो देखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या करते हैं, 4He2 लिखते हैं, अल्फा डीके हो रहा है, तो यहाँ से 4 गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 234, यहाँ से 2 गायब हो जाएगा और ये हो जाएगा 90, है ना। और 90 एटॉमिक नंबर थोरियम का होता है, ये याद कर लो। 92 होता है यूरेनियम का, 90 होता है थोरियम, ये 2 याद कर लो, बाकी कुछ याद नहीं करना है। यूरेनियम का 92 होता है, थोरियम का 90 होता है। 238 234, बस यही याद करो, बाकी कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। बाकी सब वो पोलोनियम टोलोनियम उसका कुछ नाम याद नहीं करना है। थोरियम और यूरेनियम, थोरियम का 90, यूरेनियम का 92। समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो शायद तुमको समझ में आया, जब भी अल्फा डीके बोलेगा, अल्फा डीका बोलते ही तुम्हें याद आना चाहिए मास नंबर जो है वो -4 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर जो है वो -2 हो जाएगा। याद है क्या भाई तुमको? हाँ सर याद हो गया। चलो अब नेक्स्ट करते हैं बीटा डीके। बीटा डीके बीटा डीके, ओह बीटा डीके ही था क्या? हम तो अल्फा डीके का बात कर रहे थे। चलो अब कर लेते हैं बीटा डीके। ये काहे लिखा था भाई ऊपर में? चलो छोड़ो, बीटा डीके। तो बीटा डीके में क्या होता है ना, देखो ध्यान से सुनो। बीटा डीके मतलब क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या निकलना, रेडिएशन। किस टाइप का? बीटा डीके। और ये बीटा डीके में क्या होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकलता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से क्या निकलता है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो जब भी बीटा डीके हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं, है ना, इजी के लिए, अगर ये ए है और ये जेड, अगर यहां पर बीटा डीके हो रहा है तो क्या करेंगे? तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। देखो मान लो ये दूसरा एलिमेंट बन गया वाई, ठीक है सर, वाई बन गया। अब देखो यहां से कौन निकल रहा होगा, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा सर, प्लस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। और जब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो -1 इस तरफ होता है क्या? हाँ सर, -1 होता है सर। तो
अब इस -1 को है ना इधर में बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं z+1, क्योंकि तुमको मैंने बताया था नीचे जो है वहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर। ठीक है, मैं जस्ट तुमको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, नीचे क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। और तुमको पता है जो एटॉमिक नंबर है वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इधर चला गया, -1 हो गया इधर में, तो इधर भी जेड और इधर भी जेड कराने के लिए, समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी जेड और इधर टोटल में भी जेड कराने के लिए हमको इधर में +1 करना होता है। ठीक है सर, नहीं समझ में आया, ओ भाई वो देखो देखो बहुत इजी है भाई। बीटा डीके में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। सर देखिए ये है बीटा डीके हुआ तो यहाँ पर एक कंपाउंड बना और इलेक्ट्रॉन निकल गया सर -1। तो ये -1 को है ना इधर बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, z+1 कर देते हैं, क्योंकि देखो इधर में भी ऐड करोगे तो z+1 -1 z हो जाएगा, तो इधर में ऑलरेडी z है। ठीक है, चलो ज़्यादा मत समझो, बस इतना समझो, +1 कर देना है नीचे और ऊपर में सेम ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं यूरेनियम का 238 और नीचे में क्या था 92 यूरेनियम। अगर हम इसमें बीटा डीके करेंगे तो क्या होएगा, एक कंपाउंड बनेगा और उसमें क्या होगा, जैसे कि मान लो Y बन गया कंपाउंड 90, इधर में 92 + 1 होगा और ये 238 ही रहेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। समझे कि नहीं समझे भाई, इसी को बोलते हैं बीटा डीके। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझे। ठीक है, तो शायद तुम्हें बीटा डीके भी समझ में आया है। अब आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब बीटा डीके, अब गामा डीके को करते हैं। सर गामा डीके में क्या करना होगा सर, गामा डीके में कुछ नहीं करना होगा भाई, कुछ नहीं। जैसे कि इधर में यूरेनियम है 238, इधर में 92, गामा डीके होगा, ये बन जाएगा यूरेनियम 238 92। कुछ फर्क नहीं होगा, बस इतना फर्क होगा कि ये जो है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, हाई एनर्जी एक्साइटेड स्टेट, और जब गामा डीके हो जाता है, यहाँ से रेडिएशन निकल जाता है, तो ये लेस एनर्जी लेस एक्साइटेड। समझे? तो मतलब कुछ नहीं है, गामा डीके में ना ही एटॉमिक नंबर चेंज होगा ना ही मास नंबर चेंज होगा। तो जब गामा डीके होता है तो ना ही एटॉमिक नंबर चेंज होता है ना ही मास नंबर चेंज होता है, बस क्या होता है, एनर्जी जो है वो कम हो जाता है, एक्साइटेड से वो लेस एक्साइटेड होता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। समझ में आया भाई? बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो हमने अल्फा बीटा और गामा डीके में क्या क्या होता है वो तीनों देख लिया। अब क्विकली लिखता हूं मैं। सर क्विकली क्या लिखते हैं सर, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही रहता है एग्जाम में, ध्यान देना। अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। अल्फा डीके में क्या करना है, अगर एक बार अल्फा डीके हो रहा है, ठीक है, अगर एक तल वन टाइम अल्फा डीके, तो एक टाइम अल्फा डीके होगा मतलब जो मास नंबर होगा उसमें -4 हो जाएगा और एटॉमिक नंबर जो है -2 हो जाएगा, और इसमें मास नंबर में नो चेंज और एटॉमिक नंबर में +1 हो जाएगा। +1 करते थे ना नीचे में, Z+1, हाँ सर, और इधर में नो चेंज, नो चेंज, और एटॉमिक नंबर में भी नो चेंज। अगर 2 बार हो रहा है तो 2 टाइम्स। अगर 2 बार अल्फा डीके हो रहा है तो मास नंबर कितना कमती होएगा, 4 2 जा 8, तो -8 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 2 बार हो रहा है, 2 बार अल्फा डीके होने से 2 - 2 -4 हो जाएगा। यहाँ पर मास नंबर में नो चेंज, ठीक है सर। एटॉमिक नंबर में +1 होता था अगर 2 बार बीटा डीके हो रहा है, अगर 2 बार बीटा डीके हो रहा है तो +2 होता है,
ठीक है, इधर में तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, शायद बहुत ही बढ़िया तरीके से तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब, है ना। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। चलो अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब मैं तुमको क्या है ना रियलिटी चेक दूंगा तुमको। सर कैसा रियलिटी चेक, बैंक वाला है क्या ये? नहीं भाई, देखो ध्यान सुनो। तो एटॉमिक न्यूक्लियर में हमने सीखा है सर, एटम जो होता है बचपन में सीखा था, जब जब हम नर्सरी में थे ना सर, तब हमने सीखा था एटम जो होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ये देखते ही हमको अपना बचपन का दिन याद आ जाता है, मज़ा ही आ जाता है सर। हाँ सर, हम ऐसा करते थे कि बीच में न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है ना सर, वो घूमता रहता था सर, बड़े मज़ा आ जाता था सर, ऐसा कुछ है ना। चलो सर, और हम बोलते थे कि ये जो न्यूक्लियस है उसमें कौन रहता है, उसमें रहता है ये इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कौन रहता है सर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है सर। अब मैं तुमको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ। देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा बताओ सर? अट्रैक्शन होगा, है ना। हाँ सर, अगर ये पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा बताओ सर? रिपल्सन होगा सर। ये तो एक दूसरे को देख ही नहीं सकते हैं सर, रिपल्सन होता है एकदम, है ना, दुश्मनी है दोनों के बीच में, रिपल्सन होगा सर यहाँ पर, है ना। तो जस्ट इमेजिन, ये जो न्यूक्लियस है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और इसके अंदर कौन कौन रहता है? इसके अंदर कौन कौन रहता है सर? न्यूट्रॉन रहता है जो न्यूट्रल चार्ज का होता है, और प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है। तो जस्ट इमेजिन, ये सब पॉजिटिव चार्ज एक साथ रह रहा है। अगर मैं ये न्यूक्लियस बनाऊं, अगर ये न्यूक्लियस है, क्या तुम्हें समझ में आया? ये काला वाला कौन है? प्रोटॉन, काला वाला प्रोटॉन और लाल वाला न्यूट्रॉन। ये सब न्यूट्रॉन। तो ये एकदम टेंशन देने वाला बात नहीं है क्या कि सब पॉजिटिव एक साथ कैसे बैठा है यहाँ पर? ये सोचने वाला बात है। क्या तुम्हें सोचने वाला बात लग रहा है ये? हाँ सर, हमने तो ये सीखा था कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है वो तो रिपेल कर देगा सर, एक साथ बैठेगा ही नहीं है, दुश्मन होता है सर। फिर जब हम एटम को देखते हैं तो हम यहाँ पर पॉजिटिव बोल के बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन सोचा ही नहीं था कि ये सब पॉजिटिव है ना सर। ये काला काला दिख रहा है क्या तुमको? ये सब एक साथ कैसे बैठा है? नहीं होना चाहिए। हाँ, साइंटिस्ट भी यही सोच रहे थे कि ये सब एक साथ कैसे है भाई, नहीं समझ में आ रहा है। तो जब कोई कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आता है ना, तो साइंटिस्ट कुछ नया टर्म लेकर उसको बोल देते हैं कि ये इसके वजह से। तो उन्होंने बोला कि ये जो है वो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से है। इट इज़ स्टेबल ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये एकदम स्टेबल है। समझ में आ रहा है? किसकी वजह से? न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। समझ में आया तुमको? हाँ सर। सर हमने ये सोचा, सबसे पहले हमने देखा सर एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और फिर ठक्का से याद आया कि जो बीच में होता है उसमें तो पूरा ही पॉजिटिव पार्टिकल है। तो वो पूरा ही पॉजिटिव पार्टिकल और न्यूट्रल पार्टिकल कैसे एक साथ बैठा है? सो दिस इज ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के कारण से वो स्टेबल बैठा होता है इधर में। ठीक है। फिर बाद में जब एटम बढ़ते 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 जाता है, हेवियर एलिमेंट, ये तो लाइटर एलिमेंट में स्टेबल होता है। जब हेवियर एलिमेंट में हम जाते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाता है, और जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना, ये अनस्टेबल हो जाता है। क्यों? तब बोला साइंटिस्ट ने फिर से कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो होता है शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। क्या बोला? शॉर्ट रेंज फोर्स। तो ध्यान से सुनो, एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, और ये होता है पूरा ही पॉजिटिव चार्ज। तो हाउ
इट इज स्टेबल। तो इसका क्लियर आंसर उन्होंने दिया ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा? ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स ये स्टेबल है सर। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज भी एक साथ बैठा है क्योंकि ये न्यूक्लियर फोर्स है, इसमें न्यूक्लियर फोर्स है इसीलिए ये लोग स्टेबल है। लेकिन बाद में जब एटम बढ़ते 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 जब हम हेवियर एलिमेंट में जाते हैं, इन हेवियर एलिमेंट मतलब एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82, वहां पर क्या हो जाता है, वो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बिकम अनस्टेबल। सर क्यों अनस्टेबल हो जाता था? ऊपर लाइटर एलिमेंट में तो नहीं हुआ था, एकदम स्टेबल था। इट इज स्टेबल क्यों? न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। लेकिन ये अनस्टेबल हो जाता है बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। तो जब जब यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो बढ़ जाता है उसमें दिक्कत हो जाता है उसको। तो इसीलिए हैवियर एलिमेंट में क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलता है हमको। क्या तुमको समझ में आया? वाई रेडियो एक्टिविटी इज ओनली सीन ऑन हैवियर एलिमेंट एंड नॉट इन लाइटर एलिमेंट। तो हमको ये लिखना है कि लाइटर एलिमेंट्स हैव स्मॉल एटॉमिक साइज, देयरफॉर the nucleus of an atom is stable due to nuclear force which is short range force, whereas in heavier element atomic size is bigger and number of protons and neutrons present in the heavier element is also more. Here nuclear force cannot make the nucleus stable. As we know, nuclear force is short range force. और जब न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है तो न्यूक्लियर फोर्स उसको स्टेबल नहीं कर पाता है। समझ में आया तुमको? इसीलिए हैवियर एलिमेंट शो रेडियो एक्टिविटी एंड लाइटर एलिमेंट डज नॉट शो रेडियो एक्टिविटी। बोलो तुमको समझ में आया? हाँ सर समझ में आया बढ़िया तरीके से। और बढ़िया तरीके से तुमने ये डायग्राम भी बनाया होगा और जो मैंने डिक्टेट किया उसको तुमने लिखा भी होगा। नहीं लिखा है तो बैक करो और लिखो जल्दी से। अब यहाँ पर 2 पॉइंट में लिखूंगा क्योंकि मे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है MCQ में। ठीक है, हमने ये देखा कि when it was observed that if number of protons जब बराबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, तब क्या होता है, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लगभग इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो हमको देखने को मिलता है नो रेडियो एक्टिविटी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ P इज इक्वल टू नंबर ऑफ N। तो जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो नंबर ऑफ P डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ N इज इक्वल टू 1। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को डिवाइड करने पर 1 मिलता है, नो रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ये देखा गया था। और दूसरा ये देखा गया था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तब क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी होता है। यस रेडियो एक्टिविटी, ऐसे लिख दे क्या? मतलब जब हम डिवाइड करते हैं किसको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन, ग्रेटर होता है 1 से, तब हमको रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलता है। क्या ये 2 पॉइंट तुम्हें याद हो जाएगा? क्योंकि ये MCQ में आ सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रेडियो एक्टिविटी सीन, तो तुमको दिख सकता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाय नंबर ऑफ P, या फिर ऐसे भी दिख सकता है N/P ग्रेटर देन 1। तो इसको टिक करके आना, N ऊपर P नीचे। ठीक है, याद हो जाएगा क्या? तो इसको याद करना। ठीक है, इसको याद करना।
और ये तो तुमको याद ही हो जाएगा, n ऊपर हो नीचे हो p हो, जहाँ पर भी डिवाइड करने पर 1 आए मतलब रेडियो एक्टिविटी नहीं शो करता है वहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाउ आर बीटा पार्टिकल इमिटेड। तो बीटा पार्टिकल कैसे इमिट होता है ये बताना है। ये भी तो एकदम शॉकिंग वाला बात है कि सर हमने तो सीखा था न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है सर, और ये जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। सर फिर आप बोल रहे हो कि जब रेडियो एक्टिव डीके होता है, स्पेशली बीटा डीके, तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ये कैसे होता है सर? अरे यार समझ में आ रहा है क्या तुमको? जब बीटा डीके होता है तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकलता है न्यूक्लियस से, लेकिन सर न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कैसे निकला? बताइए सर कैसे निकला? तो ये कैसे निकलता है भाई, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये निकलता है, देखो क्योंकि ये हैवियर एलिमेंट, सबसे पहले ये बोलते हैं इन हैवियर एलिमेंट क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स इज एब्सेंट, न्यूक्लियर फोर्स इज एब्सेंट, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट able to hold the nucleus to make it stable। तो ये स्टेबल नहीं होता इसलिए रेडियो एक्टिविटी दिखाता है। हाँ सर, therefore न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। हाँ सर, अनस्टेबल है तभी तो ये रेडियो एक्टिविटी दिखाता है। तो टू बिकम स्टेबल it emit radiation like बीटा। ठीक है सर, बीटा रेडिएशन। और ये कैसे होता है बीटा रेडिएशन? मतलब क्या है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। सर ये कैसे होता है बताइए सर, ज़्यादा सस्पेंस ना करिए। तो देखो ध्यान से, स्टेबल होने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है? न्यूक्लियस प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है या प्रोटॉन न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हमारे केस में एक ही है जो हमारे सिलेबस में है, वो है न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या में कन्वर्ट हो जाता है भाई? न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। सर कैसे बताइए? तो देखो यहाँ से ये जो न्यूट्रॉन है ना, ये अंदर का जो न्यूट्रॉन है वो लिखेंगे यहाँ पर। न्यूट्रॉन का जो है इधर में चार्ज कितना होता है? कुछ नहीं सर, 0 चार्ज होता है। हाँ सर, और न्यूट्रॉन का मास? सर मास तो होता है सर, न्यूट्रॉन का मास होता है। अरे यार, एटॉमिक मास इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन करते हैं ना, तो न्यूट्रॉन का मास है इसीलिए ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है। हाँ सर, अब देखो जब ये इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, जब इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर क्या होता है? सर इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज वो -1 है, और मास तो कुछ हो ही नहीं सर, 0 प्लस। सर उसके बाद अब देखो इधर में 0 है, इधर में -1, तो इसको स्टेबल करने के लिए इधर में +1 चाहिए क्या हमको? +1 -1 कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा। हाँ सर, मेंटेन करने के लिए कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में मेंटेनेंस करने के लिए इधर 0 है, तो इलेक्ट्रॉन निकला, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर +1 तो होना ही चाहिए सर, इधर में +1 तो होना ही चाहिए। और +1 कौन होता है? प्रोटॉन होता है क्या? तो देखो न्यूट्रॉन क्या में कन्वर्ट हो गया? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जो है वो क्या में कन्वर्ट हो गया? प्रोटॉन। और प्रोटॉन का मास होता है क्या? हाँ सर, 1 होता है। तो देखो कितना बढ़िया तरीके से न्यूट्रॉन का मास 1, इधर में 0 + 1 बैलेंस हो गया। और ये सब काम धाम में क्या हो जाता है? एक एंटी न्यूट्रिनो भी निकल जाता है, एंटी न्यूट्रिनो भी निकल जाता है। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एक बार फिर से कर देता हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए, दिमाग में छाप दूंगा भाई तुम्हारा। ठीक है, ठीक है सर।
देखो हमको सब तामझाम आता है। देखो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होएगा और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो न्यूट्रॉन लिखेंगे, इसका जो चार्ज होता है 0, मास होता है 1, ये कन्वर्ट हो जा रहा है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। तो इधर में इलेक्ट्रॉन लिखते हैं जिसका चार्ज -1 होता है और मास ही नहीं होता है, नेग्लिजिबल मास, प्लस प्रोटॉन का 1 होता है, ये +1, और उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। क्या ये तुम्हें समझ में आया? बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने तुमको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर जो है बीटा पार्टिकल इमिट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता कैसे है। तो ऐसे करके निकलता है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो यहीं से इलेक्ट्रॉन निकल के इमिट हो जाएगा। इजंट इट सो फैसिनेटिंग कि न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठा है, अचानक से वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बूम करके, है ना। और ये है प्रोसेस, ठीक है। शायद तुमको समझ में आया बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, शायद मास डिफेक्ट होगा, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट, यही सब होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब शुरू करते हैं नया कॉन्सेप्ट, जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। अरे भाई क्या सीखने वाले अब? मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी को सीखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ, कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग ENERGY, बाइंडिंग एनर्जी। अब देखो ध्यान से समझना कि ये बाइंडिंग इफेक्ट और ये जो मास डिफेक्ट है वो क्या होता है, ठीक है। अब तुमको तो मालूम ही है कि एटम में क्या क्या होता है, एक बार जल्दी से कर लेते हैं। सर एटम में ना 3 चीज़ होता है सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है ये मिल के एक जगह बैठते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अरे हाँ या ना भाई? हाँ सर। और जो भी इस चैप्टर में तामझाम हो रहा है वो इसी में हो रहा है क्या? न्यूक्लियस में ही हो रहा है। हाँ सर, न्यूक्लियस में ही हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान सुनो, ये न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ध्यान से सुनो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सॉरी स्पेलिंग गलती हो गया, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर टर्म्ड एज न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या है? वो पार्टिकल, वो सब एटॉमिक पार्टिकल जो कहाँ बैठता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। जैसे कि तुमको हम इंडियन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि तुम इंडिया में रहते हो। अरे समझ में आ रहा है क्या भाई? हाँ सर। तो ये जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूक्लियस में रहता है। वन पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। चलो ठीक है। अब ध्यान सुनो, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एक साथ आते हैं और बनाता है न्यूक्लियस, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है सर। तो ध्यान सुनो, अगर ये है प्रोटॉन, ये है प्रोटॉन, है ना, और ये है न्यूट्रॉन और ये है न्यूट्रॉन, जब ये साथ एक ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जब एक साथ आके बाइंड होता है तो बनता है एक न्यूक्लियस। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया प्रोटॉन, ये हो गया प्रोटॉन, और इधर को बैठेगा न्यूट्रॉन, इधर को बैठेगा न्यूट्रॉन। तो अगर मुझे न्यूक्लियस बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? ये सब न्यूक्लियॉन्स जो है उसको एक साथ लेके आएंगे तो न्यूक्लियस बन जाएगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से सुनो, जब हम ये सब को एक साथ लाते हैं ना बाइंड कराने के लिए, तो क्या होता है? जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका मास m है, छोटका ये पार्टिकल का मास m है, इस पार्टिकल का मास m, इस पार्टिकल का मास m, इस पार्टिकल का मास m, तो बताओ ये पूरा जो न्यूक्लियस है उसका मास कितना होएगा? कितना होएगा भाई बताओ? तुम बोलोगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक लगा देते हैं, भगवान ने दिया हुआ है थोड़ा सा तो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कितना है बताओ? तुम बोलोगे सर इसका मास m m m m, खचाक से एक साथ आया तो इसका जो मास होगा वो m प्लस m प्लस m प्लस m, ये होएगा सर। होना तो यही चाहिए सर, लेकिन होता नहीं है।
ये होता नहीं है भाई। सर क्यों सर? देखो ध्यान सुनो, जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ आता है ना भाई, भयंकर लेवल का एनर्जी निकलता है। क्या निकलता है भाई? भयंकर लेवल का एनर्जी। जब इन सबको हम एक साथ लाते हैं धड़ाम, तो यहां से बहुत भयंकर लेवल का एनर्जी निकलता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है क्या तुमको? हाँ सर। और जब ये एनर्जी निकलता है ना, बहुत ही हाई लेवल का एनर्जी निकलता है, तो क्या हो जाता है, कुछ मास, जो ये न्यूक्लियॉन्स का मास है, वो भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सम मास गेट रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। अरे दादा, ओ ये कैसे हुआ सर? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अरे कैसे नहीं होगा? हमने केमिकल कैलकुलेशन चैप्टर में भी सीखा हुआ था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा सही नहीं होता है, क्योंकि आइंस्टाइन ने बोला था कि E = mc², भारत माता की जय, ऐसा कुछ बोला था। अरे हाँ यहाँ ना भाई। हाँ सर। सर कैसे सर? ओ भाई ओ सुनो ना भाई, ये जो मास है ना सर, मास, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। आइंस्टाइन ने बहुत ही प्यारे प्यारे शब्दों में बोला था कि एनर्जी एंड मास आर इंटरकन्वर्टिबल। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, ठीक है सर। आइंस्टाइन ने बोला तो बोल दिया, तो वही सही है। तो यहां पर वही होता है कि कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर रिलीज हो जाता है। तो अगर हम इसका मास को m m m m बोले, तो m + m + m + m = बड़का m नहीं होएगा, नॉट होएगा। तो क्या होएगा फिर? सर ये जो m + m + m + m जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है और ये थोड़ा सा कम। अरे सर नहीं समझ में आया, एक बार बताइए, एग्जाम्पल से बताइए। तो ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको 1 ग्राम मान लूँ, ये भी 1 ग्राम, अगर इसको भी 1 ग्राम मान लूँ, इसको भी 1 ग्राम, तो दिमाग क्या कहता है, ये कितना होना चाहिए? पूरा पूरी 4 ग्राम। हाँ सर, लेकिन नहीं होता है भाई। कितना होता है? 3.9। सपोज मान लो 3.9 ग्राम हो गया, तो 0.1 कहाँ गया? रिलीज हो गया सर। 0 ग्राम जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, उड़ गया सर, फुर हो गया। तो यहां दिख रहा है ना कि इन सब को ऐड करने पर जो नंबर मिलेगा 4, वो ज्यादा है इसका 3.9 से। तो जो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है ना, सम ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, वो क्या होता है? ज्यादा होता है देन द मास ऑफ न्यूक्लियस। तो यहां लिख देते हैं बढ़िया ही नोट्स तरीके से। सर क्या लिखते हैं सर? ये लिखते हैं कि मास सम ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सर न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या है सर? सर न्यूक्लियॉन्स मतलब सर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है सर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है ना। अगर हम क्या करें, सम ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स करें इज ग्रेटर देन द मास ऑफ कौन? न्यूक्लियस। ठीक है सर, ये पॉइंट बहुत ही बढ़िया तरीके से हमको समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर। अब ध्यान से सुनो, कितना मास का घाटा हो गया, कितना मास का घाटा हो गया यहाँ पर। सर इधर को हमने 1 ग्राम रखा था, इधर में 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम, जब हमने इसको एक साथ लाए ना सर, तो हमको होना चाहिए था 4 ग्राम, लेकिन हो गया 3.9। तो कितना गायब हो गया सर? गायब हुआ है डेल्टा m = कितना गायब हुआ है? होना तो चाहिए 4 ग्राम, लेकिन हुआ कितना है? -3.9। तो गायब हो गया सर 0.1 ग्राम गायब हो गया सर कहीं पर। तो ये जो गायब हुआ है ना, उसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं भाई साहब? मास डिफेक्ट बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट मतलब क्या है? 4 मतलब सम ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और ये जो मास ऑफ न्यूक्लियस है उसका डिफरेंस को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, इसको डेफिनेशन के टर्म में लिख दें। चलो इसको मिटा देते हैं, इसको डेफिनेशन के टर्म में लिखते हैं। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या है भाई साहब? सर मास डिफेक्ट को हम ये लिख सकते हैं, मास डिफेक्ट may be defined as
द difference between the sum of mass of nucleons and the mass of nucleus। ठीक है, सम ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियंस मतलब जितना भी न्यूक्लियंस है, मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उसको ऐड करके, है ना, उसको माइनस कर देंगे किससे, मास ऑफ न्यूक्लियस से, हमको क्या मिल जाएगा, मास डिफेक्ट मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। डिफाइन एज डिफरेंस बिटवीन कौन, सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियंस एंड मास ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज बोल के हम लिख सकते हैं मास डिफेक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियंस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियंस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो डेफिनेशन भी हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना भाई। हाँ सर, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमको सीखना है जो है क्या बोलते हैं उसको, बाइंडिंग एनर्जी। क्या सीखना है भाई? सर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए ताकि एग्जाम में हम कुछ लिख पाए, है ना। तो मास डिफेक्ट जानते हैं क्या, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी इसको बता देते हैं। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी माने क्या है, ध्यान से सुनना सर। ये जो न्यूक्लियॉन्स है ना सर, ये एक साथ आने पर क्या होता है सर, बहुत एनर्जी रिलीज हो जाता है, एनर्जी रिलीज हो जाता है और बनता है न्यूक्लियस। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब ध्यान से सुनो, बाइंडिंग एनर्जी मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो क्या होता है, रिलीज हो जाता है जब क्या करता हो, जब न्यूक्लियॉन्स हो वो बाइंड हो रहा होता। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या है, बाइंडिंग एनर्जी may be defined as the amount of energy released, amount of energy released कब, when the nucleons bind together to form nucleus। क्या ये बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन नहीं है? जब न्यूक्लियॉन्स बाइंड होता है तब क्या हो रहा होता है भाई, एनर्जी रिलीज हो रहा होता है भाई। तो वो जो एनर्जी रिलीज हुआ है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी। मतलब वो बाइंड होने के लिए कितना एनर्जी रिलीज हो गया, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द न्यूक्लियॉन्स बाइंड टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बोलो तुमको समझ में आया? हाँ सर। और यहां पर बाइंडिंग एनर्जी का एक और कैरेक्टरिस्टिक जो तुमको याद करना है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या है, वो है बाइंडिंग एनर्जी is directly proportional to the strength of nucleus, मतलब जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा उतना बढ़िया स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस लिखते हैं, स्ट्रेंथ नहीं सॉरी, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। क्या ये तुमको समझ में आया? मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी होगा, जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस होगा। मतलब एक न्यूक्लियस बनने में जितना ज्यादा एनर्जी खर्चा होएगा उतना स्टेबल न्यूक्लियस बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम घर बनाना चाहते हो ना, तो तुम जितना ज्यादा पैसा खर्चा करोगे उतना स्ट्रॉन्ग स्टेबल घर बनेगा, है ना। 10 रुपया में तो झोपड़पट्टी ही बनेगा। समझ में आ रहा है क्या तुमको? तो अगर कमती खर्चा हो रहा है एनर्जी तो लेस स्टेबिलिटी वाला न्यूक्लियस बनता है, और अगर बढ़िया एनर्जी खर्चा हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी बहुत बढ़िया है, मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्चा हो जा रहा है फॉर बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स,
इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बढ़िया रहेगा। बोलो समझ में आया तुमको? हाँ सर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फिशन। ठीक है सर, आगे ही बढ़ते रहेंगे सर। ला ला ला। चलो, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन। अब ध्यान सुनो, ये वर्ड सुनो भाई, फिशन। दो वर्ड होता है, एक होता है फिशन, फिशन, और दूसरा होता है फ्यूजन। फ्यूजन मतलब ज्वाइन कराना, ऐसा कुछ याद करो। और ये जो फिशन है उसका मतलब है स्प्लिट कराना। फिशन मतलब क्या होता है? फिशन मतलब स्प्लिट कराना, और फ्यूजन मतलब ज्वाइन कराना, इंटीग्रेट कराना। ठीक है, ठीक है ना भाई? ठीक है सर। तो न्यूक्लियर फिशन मतलब क्या? देखो भाई ध्यान सुनो, न्यूक्लियर फिशन मतलब कुछ नहीं है, अगर मेरे पास हैवियर न्यूक्लियस हो, और याद करना जो भी तामझाम हो रहा है वो हैवी न्यूक्लियस में ही होता है, लाइटर न्यूक्लियस में नहीं होता है। क्यों सर? सिखाया तो था भाई, सिखाया था ना कि लाइटर न्यूक्लियस जो होता है वो स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें बढ़िया न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, न्यूक्लियर फोर्स से वो स्टेबल रहता है। लेकिन जो हैवियर न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर फोर्स उसको स्टेबल नहीं करा पाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या होता है? शॉर्ट रेंज फोर्स। तो इसीलिए ये अनस्टेबल होता है। हैवियर न्यूक्लियस क्या होता है? अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों अनस्टेबल होता है भाई? लेस न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो कम होता है। क्यों कम होता है? एज न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स। बोलो तुमको समझ में आ रहा है भाई? हाँ सर समझ में आ रहा है, बढ़िया मजे ही थे। चलो इधर आओ, न्यूक्लियर फिशन। हेवियर न्यूक्लियस होता है अनस्टेबल, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर फोर्स कम है, एज न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स। ये अलग डिस्क्रिप्शन हो गया। इधर आओ, फ्यूशन में, फ्यूशन। हेवियर न्यूक्लियस क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है। सर काहे होता है? क्योंकि उसको स्टेबल बनना है जिंदगी में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई? उसको जिंदगी में स्टेबल होना है, तो स्टेबल होने के चक्कर में वो क्या हो जाता है? स्प्लिट। स्प्लिट होके क्या बनाता है? स्प्लिट इनटू टू ऑलमोस्ट इक्वल न्यूक्लियाई। तो जैसे कि अगर ये बड़का हैवियर एलिमेंट है तो वो स्प्लिट होके दो छोटका बन जाता है। ये अब लाइटर हो गया, अब स्टेबल हो जाएगा। समझ में आना? तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन मतलब ऐसा चीज, ऐसा फिनोमिना जिसमें क्या होता है? हैवियर न्यूक्लियस क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है इनटू टू लाइटर स्मॉलर न्यूक्लियाई। समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। और इस चक्कर में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है भाई, फिर से एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, इधर लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन is the process, nuclear fission is the process of splitting of nucleus of heavier element into two smaller लाइटर न्यूक्लियाई। बोलो तुमको समझ में आया? हाँ सर, बढ़िया तरीके से समझ में आया। तो न्यूक्लियर फिशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हैवियर न्यूक्लियस ऑफ हैवियर एलिमेंट, या फिर स्प्लिटिंग ऑफ हैवियर न्यूक्लियस लिख देते हैं डायरेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ हैवियर न्यूक्लियस शॉर्टकट में। ठीक है ना? हैवियर न्यूक्लियस इनटू टू स्मॉलर लाइटर न्यूक्लियाई। क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। न्यूक्लियर फिशन का एक एग्जाम्पल है, बढ़िया तरीके से उसको करते हैं। ठीक है सर, चलो अब करते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है सर? एक तरफ है यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 92, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 235। ठीक है सर, समझ में आया भाई? 235। अब इसमें क्या करते हैं हम? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से मारते हैं इसको, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन।
स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। तो क्या होता है सर जी? सर स्प्लिट हो जाता है, हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं तो स्प्लिट ही होना है इसको। तो स्प्लिट होके क्या बनाता है? बेरियम बनाता है और क्रिप्टॉन बनाता है। बेरियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 56, क्रिप्टॉन का जो होता है वो होता है 36। यहाँ पर जो मास होता है 141, यहाँ पर जो मास होता है वो होता है 92। अब इतना ही नहीं, इसमें और कुछ भी बनता है जो होता है न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन कितना बनता है? 3। और उसके साथ साथ एनर्जी भी निकलता है। क्या तुमको समझ में आया ये रिएक्शन? कुछ नहीं है भाई, याद कर लो, ठीक है? एक बार नंबर चेक कर लो क्या एक बार, ठीक है। चलो ठीक है। देखो याद करना बहुत सिंपल है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखो मैं तुमको सिखा रहा हूँ, ये याद कर लेना, यूरेनियम 92 235, ये न्यूट्रॉन एक एक। अब बस याद करना BaKr, बेरियम और क्रिप्टॉन। इसका जो होता है वो याद करना 56 36 56 36। याद हो गया भाई? 56 36। उसके बाद सर 141 141 141, और ये जो 92 है इधर को आ जाएगा, ठीक है? और उसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे सर, 3 न्यूट्रॉन और उसके साथ एनर्जी। क्या तुमको इतना समझ में आया भाई? हाँ सर समझ में आया। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, याद करो भाई, इसको लिखो 3-4 बार, अभी लिख लो, अभी लिख लो, अभी याद करो। बाद में याद करेंगे तब मज़ा ही आ जाएगा। एक दिन ऐसा होगा कि अचानक जादू हो जाएगा, मेरे को सब याद आने लगेगा। नहीं भाई, अभी लिखो, 4-5 बार लिखो, याद हो जाएगा, ठीक है? चलो, और कुछ ज़्यादा याद ही नहीं करना, ये रिएक्शन याद करना है बस। और एकदम ये मत बैठना कि सर हम सबका एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे, सबका एटॉमिक मास नंबर याद कर लेंगे तो मज़ा ही मज़ा आएगा। नहीं भाई, सब कुछ नहीं आता, ठीक है? ये सब कुछ नहीं आता। चलो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन। अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन, ये रिएक्शन जो मैंने यहां पर दिखाया ना भाई, ये अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन कराता है सर। सर कैसे सर, बताइए जरा। देखो, अगर एक बार ये रिएक्शन चालू हो गया, मेरे पास बहुत सारा यूरेनियम है, ठीक है? मेरे पास बहुत सारा यूरेनियम है, और मैंने क्या किया, जब मैं क्या करूंगा, एक न्यूट्रॉन मार के फेंकूंगा इसको स्लोली, तो क्या हो जाएगा, पूरा जो यूरेनियम है उसका रिएक्शन चालू हो जाएगा। बहुत ही भयंकर लेवल, वो भी एटॉमिक बॉम्ब है ना, वो इसी प्रिंसिपल पे बेस है। सर हमको नहीं समझ में आ रहा। देखो, अगर मैं बहुत सारा यूरेनियम ले लूँ, बहुत सारा मतलब ऐसा नहीं कि घर भरती, इतना यूरेनियम भी काफ़ी होता है, इतना यूरेनियम ले लूँ। तुमने वो मूवी देखा है क्या? तुमने, क्या था उसका नाम, कैसे भूल गया मैं? ओ भाई, मेरे मन में है, नहीं निकल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनो। अगर यूरेनियम ले लूँ मैं, यूरेनियम ले लूँ 92 और इसमें 235, अब इसमें क्या करूँगा, एक न्यूट्रॉन जो है वो फेंक के मारूंगा इसको स्लो। सर तो क्या होएगा सर, ये जो यूरेनियम है वो ब्रेक हो जाएगा सर। एक ब्रेक हो जाएगा, बेरियम बनाएगा, दूसरा ब्रेक हो जाएगा, वो क्रिप्टॉन बनाएगा। ये होता है 36, ये होता है 56, ये होता है 141, ये होता है 92, और उसके साथ साथ ये निकलेगा। हाँ सर निकलेगा, और उसके साथ साथ 3 वो भी तो निकलेगा हीरो। सर कौन सर? एक इधर में न्यूट्रॉन निकलेगा, एक इधर में न्यूट्रॉन निकलेगा, और एक इधर में न्यूट्रॉन निकलेगा। 3 न्यूट्रॉन निकलेगा ना भाई? हाँ सर। उसके बाद अब मैंने क्या बोला था, बहुत सारा यूरेनियम लिया है, तो ये जो न्यूट्रॉन है वो जाके कोई दूसरा एटम को मारेगा यूरेनियम का, जिसमें 92 235, ये भी दूसरा को मारेगा 92 यूरेनियम 235, ये भी दूसरा को मारेगा यूरेनियम 92 235, है ना? अब फिर से यहाँ से क्या निकलने लग जाएगा भाई साहब, यहाँ से निकलने लग जाएगा बेरियम, और यहाँ से निकलने लग जाएगा क्रिप्टॉन। फिर यहाँ से भी बेरियम निकलेगा, फिर इधर से भी क्रिप्टॉन निकलेगा, फिर यहाँ से भी बेरियम निकलेगा, यहाँ से भी क्रिप्टॉन निकलेगा, ठीक है सर? और ये तो निकलेगा, और इसके साथ साथ क्या निकलेगा, 3 न्यूट्रॉन फिर से निकलेगा।
हाँ सर, और ये भी नहीं, ये भी निकलेगा 3 न्यूट्रॉन। ओहो सर, ये तो कुछ वो पिक्चर जैसा बन जा रहा है कि मैं तो 3 लोग को मदद करूंगा, तुम फिर 3 लोगों को मदद करना। क्या तुम्हें दिख रहा है? अब फिर अगर ये फिर से यूरेनियम को मारेगा तो फिर याद करो, यहां से फिर 3 न्यूट्रॉन निकल जाएगा, यहां से भी 3 न्यूट्रॉन। तो इसी को बोलते हैं अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन। अब इसको कंट्रोल करना मुश्किल है भाई। अब ये कोरोना की तरह फैलेगा चारों ओर। समझ में आ रहा है क्या तुमको? किसकी तरह फैलेगा? कोरोना की तरह फैलेगा भाई, चारों ओर फैल जाएगा, हाहाकार हो जाएगा, सब भस्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन है ना, इसी पर बेस्ड है तुम्हारा एटम बम। और उसमें एक पिक्चर भी आया था, नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने देखा उसको, याद नहीं आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन है वो ही है दिस इज द बेसिक या फिर बेस ऑफ एटम बॉम्ब। ठीक है भाई, तुमको समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। लेकिन देखो ये बहुत ही खतरनाक चीज भी नहीं है। क्यों? अगर हम किसी तरह इसको कंट्रोल कर ले जाए इसको, तो हम इसका जो एनर्जी रिलीज हो रहा है यहाँ से, उसको हम बढ़िया गुड इफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। और इसी के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है? न्यूक्लियर जो रिएक्टर है उसमें भी तो यही रिएक्शन हो रहा होता है, लेकिन वहां पर हम क्या करते हैं, कंट्रोल्ड वे में, ताकि उसका जो एनर्जी है वो एकदम से ना निकले, वो एकदम से कंट्रोल्ड वे में निकले। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या भाई? वो अगर ये जो रिएक्शन है वो अनकंट्रोल वे में हो जाए ना, यहाँ से भाई तबाही ही निकलेगा उसके बाद। समझ में आया? तो अगर वी एज अ ह्यूमन, वी एज अ साइंटिस्ट, अगर साइंटिस्ट कुछ कर पाए इसको कंट्रोल करने में, कि चलो भाई हम इसको कंट्रोल कर ले जाएं, यहाँ से कुछ एनर्जी निकाल के हम अपने फायदे के लिए यूज़ कर पाएँ, तो वो पॉसिबल है। और उसको क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और उसी के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप होता है। तुमने देखा होगा सफ़ेद वाला डोल डोल सा न्यूक्लियर रिएक्टर। वहां पर हम क्या करते हैं, यही रिएक्शन को कंट्रोल वे में करते हैं। सर कंट्रोल कैसे करें सर? ये तो देखिए सर कोरोना की तरफ फैल रहा है, कंट्रोल कैसे करें? तो कंट्रोल करने का तो बहुत इजी लॉजिक है भाई। अगर हम किसी भी तरीके से, देखो यहां से न्यूट्रॉन जाके इसको हिट किया, ये दोनों बना, 3 न्यूट्रॉन निकला। अब हम किसी तरीके से ये दो न्यूट्रॉन है उसको यहां से एब्जॉर्ब कर ले, ऐसे पॉकेट में डाल ले ऐसे करके, तो क्या होएगा? सिर्फ ये निकलेगा, ये निकल के फिर से यूरेनियम को मारेगा और बेरियम क्रिप्टॉन बनाएगा। ये सब नहीं बनेगा, फिर ये सब नहीं बनेगा, और ये सब नहीं बनेगा तो फिर ये कोरोना फैलेगा नहीं। हाँ सर, तो ये बच गया। अब फिर जब ये यहाँ पर हिट करेगा, बेरियम क्रिप्टॉन बनेगा, और हम अगर किसी भी तरीके से ये 2 न्यूट्रॉन है उसको भी उठा के फटाक से जेब में डाल ले सकेंगे, तो क्या हो जाएगा? तो फिर से ये वाला कोरोना नहीं फैलेगा। हाँ सर, तो फिर इधर को निकलेगा। अब फिर से यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है, तो हम फिर से क्या करें, अगर यहाँ से यहाँ का 2 न्यूट्रॉन उठा के जेब में डाल ले, तो ऐसे करके हम कंट्रोल कर सकते हैं ना रिएक्शन को। समझ में आया? तो इसी तरीके से कंट्रोल करने के लिए हम अब पढ़ेंगे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और ये करने के लिए हमको हेल्प करेगा न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, चलो इसको मिटा दें और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो अनकंट्रोलेबल में फुल था, शायद तुमने बनाया है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन। मतलब जो अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन था ना, अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन जहां पर कोरोना की तरह सब तरफ फैल रहा था, और मैंने तुमको बताया कि इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो जो न्यूट्रॉन है उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, थोड़ा सा जेब में डाल लेते हैं। और वो करने के लिए हमको क्या सेटअप करना पड़ेगा? न्यूक्लियर रिएक्टर। तो वही करते हैं, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन। तो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन के लिए क्या करते हैं, वी सेट अप न्यूक्लियर रिएक्टर टू कंट्रोल, टू प्रोड्यूस nuclear energy in controlled manner।
ठीक है सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सर ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो क्या चिड़िया का नाम है सर? न्यूक्लियर रिएक्टर, सर ये किस चिड़िया का नाम है, थोड़ा बता दीजिए तो, है ना, बढ़िया, मजा ही आ जाएगा। तो न्यूक्लियर रिएक्टर कुछ नहीं है, एक फर्नेंस है। क्या है सर? भट्टी जैसा है सर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? फर्नेंस in which nuclear reaction, न्यूक्लियर फिशन, या फिर रिएक्शन ही लिख देते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस इन क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल्ड मैनर टू गेट न्यूक्लियर एनर्जी इन मैनेजेबल अमाउंट। क्या ये तुमको समझ में आया? मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब कुछ नहीं है, एक ऐसा सिस्टम है जहां से हम क्या कर सके, मैनेजेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, मतलब ले पाए, मैनेजेबल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी which is used, तो जनरली हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या तुमको ये बहुत ही बढ़िया तरीके से चमका दिमाग में? तो न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब कुछ नहीं है सर, भट्टी है जहां से हम क्या करते, जहां पे हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं, और मैनेजेबल, कंट्रोलेबल फैशन में, ठीक है, ताकि वहां से हमको क्या मिले, हमको मिले महंगा चीज, मतलब मस्त चीज जो है न्यूक्लियर एनर्जी। और ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है उससे हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बाकी सब कुछ काम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो बनता कैसे है सर, उसको कैसे बनाया जाए, वो जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए सर? तो ध्यान सुनो, न्यूक्लियर रिएक्टर का मेन 3 कंपोनेंट है। तो इट हैज 3 मेन कंपोनेंट। एक होता है कोर, ज्यादा नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है, नहीं आता एग्जाम में, लेकिन फिर भी एक बार देखेला सुनेला लगे तो कहीं पर आए तो तुम वहां पर हैंडल कर पाओ। कोर मतलब क्या है? कोर में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ फिजनेबल सब्सटेंस, मतलब बेसिकली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहां पर होता है जो फ्यूजन होके एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, जिसका फ्यूजन हो सके, ठीक है। दूसरा होता है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है, इट स्लो डाउन द न्यूट्रॉन। तो मॉडरेटर बेसिकली वही होता है, कौन सर? कैडमियम होता है या फिर बोरोन होता है। बोरोन ही होता है क्या? मैं चेक कर लेता हूं, कैडमियम और सॉरी ग्रेफाइट और हैवी वाटर होता है। ग्रेफाइट और हैवी वाटर, कैडमियम वो तो वो नीचे वाला होता है, ठीक है। ग्रेफाइट और हैवी वाटर, अभी मिस्टेक हो जाता है। तो ध्यान से सुनो, ये जो ग्रेफाइट और हैवी वाटर है वो क्या करता है, वो जो न्यूट्रॉन है उसको स्लो डाउन करवाता है, ठीक है। ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर क्या करवाता है, वो जो न्यूट्रॉन है उसको स्लो डाउन कराता है सर, उसी को हम मॉडरेटर बोलते हैं सर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडरेटर, ठीक है सर। नेक्स्ट लास्ट में है कंट्रोल रॉड। सर कंट्रोल रॉड क्या होता है सर? कंट्रोल रॉड वही होता है जो न्यूट्रॉन को जेब में डाल लेता है, ठीक है। इट एब्जॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है, कैडमियम एंड बोरोन, ये दोनों एज अ क्या यूज हुआ जाता है, कंट्रोल रॉड, ठीक है। यही चीज है जो तुम्हें याद होना चाहिए बढ़िया तरीके। नीचे वाला आ रहा है क्या भाई रिकॉर्डिंग में?
हाँ आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार फिर से देख, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो शायद यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो लास्ट टॉपिक होने वाला है, जो है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन को सीखेंगे अब, ठीक है। चलो मिटाते इसको, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग का है भाई न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब फ्यूजन मतलब क्या है सर? ज्वाइन करवाना, कंबाइन होना। तो इसमें कुछ नहीं होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन is the process of combining of two lighter nuclei to produce या फिर to form a heavier न्यूक्लियस। ठीक है भाई, समझ में आया? इसमें क्या होता है, दो लाइटर न्यूक्लियर क्या करता है, कंबाइन करता है टू फॉर्म अ लार्जर हैवियर न्यूक्लियस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसमें भी बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, अप्रोक्सीमेटली जो है 200 मिलियन केल्विन। इसीलिए हम इसको थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है सर। और इसका कुछ मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट भी बता देता हूं, ध्यान से सुनना। ये जो है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए ना बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है ना। इट रिक्वायर huge amount of energy to take place. Therefore it occurs mostly after nuclear fission, क्योंकि न्यूक्लियर फिशन ही इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट कर सकता है जिससे फ्यूजन स्टार्ट हो। ठीक है, तो ये याद करना, न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए अगर मोस्टली न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है तो हो सकता है कि सबसे पहले क्या हुआ हो, न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन ही इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट कर सकता है जिससे क्या हो, न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अगर तुमको इतना आता है ना, आराम से हैंडल कर ले जाओगे तुम्हें। ठीक है, लेकिन हाँ, ये अपन का चैप्टर कंप्लीट है। जो एटॉमिक न्यूक्लियस है उसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। तुम्हें ये न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन का जो है डेफिनेशन याद करना है और उसका जो चेन वाला रिएक्शन है वो याद करना है। और यहाँ पर ये याद करना है कि इसका दूसरा नाम क्या है, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, ये सब। ठीक है, तो हाँ, ये जो हमारा चैप्टर है यहाँ पर ख़त्म होता है। तो ये है हमारा वन शॉट रिविजन सीरीज़, मतलब डबल शॉट रिवीजन सीरीज। और ये जो इसका फर्स्ट शॉट है जो है थ्योरी एक्सप्लेनेशन, वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम लेके आएंगे, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन। हाँ, सब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट क्या बोले, मतलब सभी इंपॉर्टेंट होता है। देखो मेरे हिसाब से क्या ना, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, सिलेबस में लिखा है तो तुमको पढ़ना है। अगर तुम नहीं पढ़ के जा रहे हो तो तुम्हारा गलती है। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, फिर भी मैं तुमको एक बार रिकमेंड करूंगा कि ये जो लास्ट वाला है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, वो एक बार जो है वो लास्ट लेक्चर, एटॉमिक न्यूक्लियस का लास्ट लेक्चर में जाके एक बार देख लेना। वहाँ पर मैंने इससे भी ज़्यादा डिटेल, क्योंकि वहाँ पर बहुत टाइम था मेरे पास, 1 साल में फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब फिजिकल साइंस जो है वो कंप्लीट करना था, तो हमने एकदम आराम से तसल्ली से कंप्लीट किया। लेकिन अभी रिवीजन सीरीज में हमको सिर्फ देखना है कि कहाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है मैं उसको ज़्यादा टच नहीं करूंगा इस लेक्चर में। ठीक है, लेकिन इतना तुम करके जाओगे तो आराम से हैंडल कर ले जाओगे एटॉमिक न्यूक्लियस में। एटॉमिक न्यूक्लियस में पूछता ही क्या है भाई, पेनिट्रेशन पावर पूछता है, आयनेशन एनर्जी पूछता है, सॉरी आयनेशन पोटेंशियल पूछता, सॉरी आयनाइजिंग पावर पूछता है, और उसके बाद अल्फा डिके हो गया तो क्या होगा, बीटा डिके हो गया तो क्या होगा, वही पूछता है बस। ठीक है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन का डेफिनेशन हमको करके जाना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, मास डिफेक्ट को करना है, और हाँ छोटा ही तो चैप्टर है। थैंक यू।